नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 24 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए, जो शेष प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, दर्शित प्रतीक किसका द्योतक है, यानी ये जो आरेख दे रखा है ये क्या दर्शाता है। तो देखो ऑप्शन देखो, पहला है जेनर डायोड। जेनर डायोड, जेनर डायोड का प्रतीक क्या होता है, यानी ये हो गया एक सामान्य डायोड, यानी एक सामान्य डायोड का ये प्रतीक होता है। अब जेनर है तो यहाँ जेड, यानी ये जेड की भांति प्रदर्शित होगा आगे का हिस्सा, यानी ये जेड, तो ये हो गया जेनर डायोड। एनोड और कैथोड इसके टर्मिनल हो गए। दूसरा है टनल डायोड। टनल डायोड, टनल डायोड ये हो गए एक सामान्य डायोड, और आगे यानी ये एनोड और ये कैथोड, यहाँ ये टी की भांति हो जाएगा तो ये टनल, यानी ये टी की भांति प्रदर्शित हो रहा है नहीं ये, तो ये हो गया टनल डायोड, यानी इसको खड़ा करेंगे तो ये टी की भांति दिखेगा इस प्रकार से, तो ये हो गया टनल डायोड। अगला है वेरेक्टर डायोड। वेरेक्टर डायोड, इसे हम कैपेसिटर डायोड भी कह सकते हैं, वेरेक्टर डायोड या समांतर कैपेसिटर प्लेट डायोड भी कह सकते हैं। तो ये हो गया संधारित्र यानी कैपेसिटर, तो ये हो गया एक डायोड, और ये हो गया संधारित्र डायोड, तो ये हो गया वेरेक्टर डायोड, एनोड और कैथोड। अगला है गन डायोड। गन डायोड यानी गन डायोड इस प्रकार का होगा, यानी डबल डायोड एक दूसरे के विपरीत में, ये हो गया गन डायोड। अगला है स्कॉटकी डायोड। स्कॉटकी डायोड यानी स्कॉटकी डायोड किस प्रकार का होगा, यानी ये हो गया एक सामान्य डायोड, और एस यानी ये हो गया एस स्कॉटकी डायोड, यानी यहाँ एस की भांति दिखेगा ये, यानी इस प्रकार से इसका आगे का हिस्सा होगा, ये इस प्रकार का होगा, तो ये हो गया स्कॉटकी डायोड। अब देखो आरेख किस प्रकार का है, आरेख में ये दर्शा रखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा टनल डायोड का। जो आरेख दे रखा है वो किसका है, टनल डायोड का। बाकी और भी देखो, ये जेनर डायोड, यानी एक आसान हो जाएगा पहचानने में, ये जेड की बात है जेनर डायोड, टी की बात है टनल डायोड, कैपेसिटर की बात है तो कैपेसिटर डायोड, ये हो गया गन डायोड, एस की बात है तो स्कॉट के डायोड। इस प्रकार से इनकी पहचान हो सकती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी टनल डायोड। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन डायोड के लिए अगर बायसित वोल्टेज लगभग कितना होता है, यानी जो सिलिकॉन डायोड है इसकी अगर बायस यानी फॉरवर्ड जो वोल्टेज वो क्या होता है, तो सिलिकॉन का तो होता है 0.7 वोल्ट, और यदि जर्मेनियम का पूछ ले तो 0.3 वोल्ट होता है। तो जर्मेनियम का तो होता है 0.3 और सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्टेज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.7, किसमें सी ऑप्शन में देखो, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा 0.7 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग सेतु शोधक में डायोड क्या कितने होते हैं, यानी एक फुल वेव रेक्टिफायर है, सेतु दिष्टकारी है, इसमें डायोडों की संख्या कितनी होती है। तो देखो फुल वेव रेक्टिफायर किस प्रकार, जो फुल वेव सेतु दिष्टकारी है वो किस प्रकार का बनाया जाता है, तो पता चल जाएगा कितने डायोड होते हैं। देखो फुल वेव पूर्ण तरंग सेतु यानी ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर चार डायोड प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से लगाए जाते हैं चार डायोडों को, ये 3 और ये 4 डायोड है। ये संयोजक सिरे एसी के, मेन एसी,
यानी फेज और न्यूट्रल मान लो इनपुट एसी, ये एसी सप्लाई और ये आउटपुट के हैं प्लस और माइनस आउटपुट, ये हो गया डीसी। तो इसमें डायोडों की संख्या पूछिए, यानी जो डायोड होते हैं वो कितने होते हैं, तो 1 2 3 और 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया 4, यानी फुल वेव सेतु दृष्टकारी में। और फुल वेव सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर में पूछे तो 2 डायोड, यदि हाफ वेव में पूछे तो 1 डायोड। तो इसमें फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर यानी सेतु शोधक के बारे में पूछा है तो 4 डायोड प्रयोग किए जाएंगे। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डबल एनर्जी ट्रांजिस्ट किस में होता है? डबल एनर्जी ट्रांजिस्ट किस में होता है? तो ऑप्शन देखो, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, एलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, शुद्ध रूप से प्रेरक सर्किट। तो राइट आंसर हो जाएगा आरएलसी सर्किट, यानी इसका डी ऑप्शन इसका सही होगा, आरएलसी सर्किट। अगला क्वेश्चन है, थायरिस्टर में कितनी परतें होती है? थायरिस्टर में कितनी परतें होती है? देखो, थायरिस्टर के अंदर परतों की संख्या पूछी है तो 4 परत 3 पीएन जंक्शन होते हैं थायरिस्टर में। किस प्रकार से होती है देखो परतें, पी एन, ये हो गया इसका एनोड, ये हो गया कैथोड और ये हो गया गेट। तो देखो 1 2 3 और 4 परतों के बारे में पूछे तो 4, और संगम के बारे में यानी जंक्शन के बारे में पूछे तो जंक्शन होते हैं 3, 1 2 और 3, यानी पीएन जंक्शन कितने होते हैं 3। परतें पूछे तो परतें होती है 1 2 3 और 4। तो इसमें परतों के बारे में पूछा है कि थायरिस्ट में कितनी परत होती है, तो परतों की संख्या हो गई 4। कई बार जंक्शन पूछ लेते, कई बार डिप्लेशन क्षेत्र भी पूछ लेते। डिप्लेशन क्षेत्र और जंक्शन एक ही चीज है। तो जंक्शन के बारे में पूछे तो 3, परतों के बारे में पूछे तो 4। तो राइट आंसर हो गया 4। किसमें? सी ऑप्शन में देखो तो राइट आंसर हो गया सी 4। अगला क्वेश्चन है, 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी? यानी कोई आवृत्ति है 200 हर्ट्ज, एफ बराबर है 200 हर्ट्ज और टी पूछा है, एफ बराबर है 200 हर्ट्ज और टी के बारे में पूछा है समय अवधि टी बराबर क्या होगा? तो सूत्र क्या होता है, यानी इसके विलोमानुपाती होती है टी। तो एफ बराबर होता है 1/टी और टी ज्ञात करना हो तो टी बराबर हो जाएगा 1/f। तो क्या हो जाएगा 1/200, कितना हो जाएगा 0.005 सेकेंड, 0.005 सेकेंड। किस में है देखो, बी ऑप्शन में देखो 0.005 ऐसे नहीं सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी 0.005 सेकेंड। तो टाइम पीरियड समय अंतराल कह सकते हैं हम, क्या होगा बी ऑप्शन का सही होगा 0.005 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता कारक को और किस नाम से जाना जाता है? गुणवत्ता कारक को अन्य क्या नाम है? ऑप्शन देखो, वोल्टता आवर्धन सही है, करंट आवर्धन नहीं, प्रतिरोध आवर्धन नहीं, प्रतिबाधा आवर्धन नहीं, प्रेरकता आवर्धन नहीं। तो गुणवत्ता कारक को वोल्टता आवर्धन के रूप में भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए, वोल्टता आवर्धन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं? यानी वह कौन सा डायोड है जो रिवर्स यानी विपरीत अभिनति में संचालित होते हैं? तो विपरीत अभिनति में जेनर डायोड संचालित होता है और एक होता है संकलन यानी एवलांची डायोड, ये भी सेम जेनर डायोड की बात ही काम करता है, ये भी विपरीत अभिनति में ही काम करता है। तो जेनर डायोड और एवलांची डायोड जिसे हम संकलन डायोड भी कहते हैं, तो ये दोनों ही होगा। अब ऑप्शन देखो, एलईडी फॉरवर्ड बायस में काम करती है, पीएन जंक्शन डायोड ये भी फॉरवर्ड बायस में काम करता है, जेनर डायोड ये विपरीत यानी रिवर्स बायस में काम करता है, एवलांची डायोड ये भी रिवर्स बायस में काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी और डी दोनों, सी और डी। ई ऑप्शन में देखो सी और डी दोनों दे रखा है, तो राइट आंसर हो गया ई, यानी सी और डी दोनों, यानी एवलांची डायोड और जेनर डायोड ये दोनों ही रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करते हैं।
अगला क्वेश्चन है सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, यानी निम्न में से कौन सी सक्रिय डिवाइस है। एक तो होती है निष्क्रिय डिवाइस यानी पैसिव पुर्जे, और एक तो सक्रिय डिवाइस यानी एक्टिव पुर्जे। तो पैसिव पुर्जे तो होते हैं आर, एल और सी, ये तीन तो है पैसिव पुर्जे। इनके अलावा जो भी है, मान लो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, यूजेटी है, एपीटी है, मॉसफेट है, डाइक है, ट्राइक है, एससीआर है, थायरिस्टर, जो भी है ये सारे एक्टिव पुर्जे यानी सक्रिय पुर्जे हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो रजिस्टिव प्रकार का होता है यानी प्रतिरोधी प्रकार का होता है, और प्रतिरोध है वो एक निष्क्रिय पुर्जा होता है। दूसरा है ट्रांजिस्टर सक्रिय डिवाइस है। ट्रांसफार्मर में इंडक्टर होता है यानी कॉइल होती है, और इंडक्टर एक निष्क्रिय पुर्जा यानी पैसिव पुर्जा होता है। लाउड स्पीकर में भी इंडक्टर होता है यानी कुंडलन होती है, और कुंडलन यानी इंडक्टर है वो पैसिव पुर्जा होता है। तो बल्ब, ट्रांसफार्मर और लाउड स्पीकर ये तो हो गए पैसिव पुर्जे यानी निष्क्रिय पुर्जे, और ट्रांजिस्टर है वो हो गया सक्रिय डिवाइस यानी एक्टिव पुर्जा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सक्रिय पुर्जे के बारे में पूछा है तो राइट आंसर हो गया ट्रांजिस्टर यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रिले कौन सा है, यानी फीडरों की सुरक्षा के लिए इनमें से कौन सा रिले प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, अंडर वोल्टेज रिले नहीं, ट्रांसले रिले सही है, थर्मल रिले नहीं, बकौल्ज रिले नहीं, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीडरों की सुरक्षा के लिए पूछा है तो ट्रांसले रिले का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया बी। जबकि थर्मल रिले यानी जो उष्मक उपकरणों में प्रयोग करते हैं ज्यादातर, बकौल्ज रिले ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं, अंडर वोल्टेज निम्न वोल्टता पर इन कृषि पथ को तोड़ने के लिए काम में लेते हैं। तो राइट आंसर इसमें ट्रांसले रिले बी होगा। अगला क्वेश्चन है गिलहरी पिंजर प्रेरण मोटर में रोटर स्लॉटों को थोड़ा सा तिरछा किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, यानी किसको कम करने के लिए किया जाता है। तो स्लॉटों को तिरछा करने को हम स्प्रिंग कहते हैं, यानी स्लॉटों को तिरछा करना स्प्रिंग कहलाता है। और ये क्यों किया जाता है, अब ऑप्शन देखो, विंडोज ह्रास को कम करने के लिए नहीं, एडी करंट को कम करने के लिए नहीं, चुंबकीय गुंजन को कम करने के लिए नहीं, हमिंग या गुंजन को कम करने के लिए सही है, गंदगी और धूल के जमाव को कम करने के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, चुंबकीय गुंजन को कम करने के लिए जो मोटर के जो पिंजर प्रेरण मोटर के रोटर के जो स्लॉट है वो तिरछे किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, चुंबकीय गुंजन। अगला क्वेश्चन है 5 बल्ब 110 वोल्ट पर समांतर में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक बल्ब को 200 वाट पर रेट किया गया है, तो प्रत्येक बल्ब के माध्यम से लगभग कितनी धारा प्रवाहित होगी। क्या कह रहा है कि कोई 5 बल्ब है जो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, 5 बल्ब है समांतर क्रम में लगे हुए हैं, 5 बल्ब 110 वोल्ट पर समांतर क्रम में लगे हुए हैं। मान लो ये 5 बल्ब है, 2 3 4 और ये 5 बल्ब है। कह रहा है कि आपूर्ति वोल्ट है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, प्रत्येक बल्ब 200 वाट का है, ये भी 200 वाट है, ये भी 200 वाट है, ये भी 200 वाट का है, ये भी 200 वाट का है, और ये भी 200 वाट का बल्ब है। तो प्रत्येक बल्ब के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी इसमें से प्रवाहित धारा या इसमें से किसी एक में से, यानी प्रत्येक से क्या हो गया कि किसी एक में से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। अब देखो P दे रखा है, P बराबर दे रखा है यानी एक लैंप की वाट है 200 वाट, और V बराबर दे रखा है 110 वोल्ट, I बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, देखो P बराबर होता है V इंटू I, या I बराबर हो जाएगा P अपॉन V। P का मान क्या है 200, V का मान क्या है 110, कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, यानी 20 में 11 का भाग लगाओ, 20 भाग 11, 1.818 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक लैंप में से, यानी इसमें से 1.81 एम्पियर प्रवाहित होगी, इसी में से भी 1.818 जो भी है मान लो,
एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, प्रत्येक में से 1.818 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो ऑप्शन में देखो किस में है, सी ऑप्शन में देखो 1.8 एम्पियर, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भी समांतर परिपथ में समांतर प्रतिरोधकों को एक सर्किट से हटा दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। यानी कोई समांतर क्रम में अनेक प्रतिरोध लगे हुए हैं, कह रहा है कि यदि एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए, मान लो यही प्रश्न है, उदाहरण के तौर पर इसमें प्रतिरोधक लगे हुए हैं, मान लो 3 या 4 प्रतिरोधक लगे हुए समांतर क्रम में, और कह रहा है कि एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। मान लो यहाँ पे प्रतिरोधक लगे हुए हैं, यानी 3 या 4 समांतर क्रम में प्रतिरोधक लगे हुए हैं। ये मान लो कि अब उदाहरण के तौर पर मान लो कि इसका प्रतिरोध मान लो कि 10 ओम है, इसका भी प्रतिरोध 10 ओम है, इसका भी प्रतिरोध 10 ओम है, इसका प्रतिरोध भी 10 ओम है। 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो RT बराबर हो जाएगा R/N। R का मान है 10, N का मान है 4, कितना हो रहा है 2.5 ओम। यानी अभी इनका प्रतिरोध कितना आ रहा है 2.5 ओम। अब ये कह रहा है कि यदि एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए, समांतर में सर्किट में से एक प्रतिरोध हटा दिया जाए, मान लो ये प्रतिरोध हटा दिया जाए, अब कितने प्रतिरोध लगे हुए, 1, 2 और 3, तो RT बराबर R/N। R का मान क्या है 10, प्रतिरोधकों की संख्या कितनी है 3, तो कितना हो गया 3.33 ओम। पहले 4 प्रतिरोध थे तो 2.5 ओम आ रहा है, अब 3 प्रतिरोध हो गए तो 3.33 ओम आ रहा है, तो कुल प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा देखो, तो कुल प्रतिरोध क्या है, कम होगा नहीं, बढ़ता है सही, समान रहता है नहीं, 2 गुना होता है नहीं, आधा हो जाता है नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहले की अपेक्षा अब बढ़ रहा है, प्रतिरोध एक शाखा को हटा रहे हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, 4 समांतर शाखाओं में प्रत्येक में बिजली का डिसिपेंशन 1.2 वाट है, तो कुल बिजली डिसिपेंशन क्या होगा। कह रहा है कि 4 कोई शाखाएं हैं, 4 शाखाएं हैं, इनमें से प्रत्येक शाखा में धारा का जो शक्ति दे रखी है, शक्ति का मान 1.2 वाट है। मान लो ये 4 शाखाएं हैं, इस शाखा की जो खपत है वो कह रहा है 1.2 वाट है, 1.2 वाट, इसकी भी 1.2 वाट है, इस रेजिस्टेंस या जो भी पद दे रखा है इसकी खपत 1.2 वाट है, और इसकी भी शक्ति 1.2 वाट है। तो यहाँ की कुल शक्ति PT बराबर क्या होगी। मान लो ये P1 है, यानी इसकी शक्ति खपत P1 है, इसकी शक्ति खपत P2 है, इसकी शक्ति खपत P3 है, और इसकी शक्ति खपत P4 है। तो समांतर क्रम हो चाहे श्रेणी क्रम हो, कुल शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, 5 है तो P5, 6 है तो P6। P1 का मान क्या है 1.2, P2 का मान भी 1.2, P3 का मान भी 1.2 और P4 का मान भी 1.2। तो क्या हो जाएगा 1.2 प्लस 1.2 प्लस 1.2 प्लस 1.2 बराबर 4.8 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4.8 वाट। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में देखो 4.8 वाट, तो राइट आंसर हो जाएगा 4.8 वाट। अगला प्रश्न है, को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉटों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रति पोल आर्मेचर स्लॉटों की संख्या, यानी एक पोल में स्लॉटों की संख्या को किस में दर्शित करते हैं, यानी प्रति पोल आर्मेचर में स्लॉटों की संख्या को किस को क्या कहते हैं। देखो प्रति पोल कहना क्या चाह रहा है कि एक पोल में स्लॉटों की संख्या, इसका से क्या हो गया कि कुल स्लॉट बट्टा पोल, यानी कुल स्लॉट बट्टा पोल का से क्या हो जाएगा कि स्लॉटों में पोलों की संख्या का भाग लगाए जाएंगे तो प्रति पोल स्लॉटों की संख्या आ जाएगी, और कुल स्लॉटों की संख्या बट्टा पोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, पोल पिच।
तो इसे हम पोल पिच कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल स्लॉट बट्टा पोलों की संख्या को हम पोल पिच कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया पोल पिच। किसमें है? ए ऑप्शन में देखो तो राइट आंसर हो गया ए, पोल पिच। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शूज का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में पोल शूज क्यों लगाया जाता है? पोल शूज क्या होता है कि जो इसकी बॉडी होती है, इस पर जो पोल बनाया जाता है, या मान लो पोल है तो यहाँ पे पोल शूज लगाया जाता है इस प्रकार से। तो ये हो गया पोल शूज, इसको काउंटर शंक स्क्रू द्वारा यहाँ पे जकड़ा जाता है। तो ये तो हो गया पोल और ये हो गया पोल शूज। अब ये कह रहा है कि पोल शूज क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन देखो, फील्ड कॉइल को सहारा देना, यानी यहाँ पे जो हम कॉइल लगाएंगे उसको सहारा प्रदान होगा, सही है। एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना, ये भी सही है। संयोजकों को यांत्रिक ताकत प्रदान करना, यानी कनेक्शनों को ताकत प्रदान करना। कनेक्शनों को ताकत, कनेक्शन तो बाहर निकालते हैं, अलग रहते हैं कनेक्शन, इसको कोई आवश्यक नहीं है। एडी करंट आने को कम करना, नहीं, एडी करंट आने कुछ बढ़ जाती है बात, जबकि यानी लगभग अपरिवर्तित रहती है, नहीं बहुत कम बढ़ती है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी फील्ड कॉइल को एक तो सहारा देना और एक इसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, यानी कोर का कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, फलस्वरूप एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाने का भी काम करेगा। तो राइट आंसर हो गया ए और बी दोनों, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, हिस्टेरेसिस ह्रास किस में प्रयुक्त किया जाता है? हिस्टेरेसिस लॉसेज किस में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखो, स्टील के प्रेरण तापन सही है, पीतल के प्रेरण तापन नहीं, पेरा विद्युत तापन नहीं, प्रतिरोध तापन नहीं, ये सभी। तो हिस्टेरेसिस ह्रास स्टील के प्रेरण तापन में प्रयोग किया जाता है, यानी इन ऑप्शनों में से देखें तो स्टील के प्रेरण तापन में हिस्टेरेसिस ह्रास का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए, स्टील के प्रेरण तापन में। अगला क्वेश्चन है, थर्मोपाइल किस सिद्धांत के अधीन काम करता है? यानी थर्मोकपल यंत्र है, किस सिद्धांत के अधीन काम करता है? थर्मोकपल यंत्र है, सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। सीबेक का प्रभाव क्या है कि यदि दो विभिन्न धातुओं की सड़कों के एक सिरे को युग्मित कर दिया जाए, दूसरे सिरों को खुला छोड़ दिया जाए, युग्मित सिरे को यदि गर्म करते हैं तो जो ठंडा सिरा होता है या दूसरा सिरा होता है उसमें विद्युत वाहक बल में अंतर पैदा हो जाता है, यानी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है उन पर। तो यह सीबेक का प्रभाव है, थर्मोकपल इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि थर्मोपाइल या थर्मोकपल यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। तो राइट आंसर हो गया ई, सीबेक का प्रभाव। अगला है, जब वोल्ट मीटर एमीटर विधि से प्रतिरोध मापते हैं तो वोल्ट मीटर 8.24 वोल्ट व एमीटर 4.14 मिली एम्पियर का मान देता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? क्या दे रखा है देखो कि वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर विधि से किसी प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यानी कोई प्रतिरोधक है, मान लो ये प्रतिरोधक है, अब इसके यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा रखा है और एक यहाँ पे एम्पियर मीटर लगा रखा है, इसका प्रतिरोध माप रहे हैं। एम्पियर मीटर का पाठ्यांक 4.14 मिली एम्पियर दर्शा रहा है, वोल्ट मीटर 8.28 वोल्ट दर्शा रहा है, तो R का मान क्या होगा? तो देखो V बराबर क्या दे रखा है? 8.28 वोल्ट। I बराबर क्या दे रखा है? 4.14 मिली एम्पियर है, तो इंटू 10 की घात -3 एम्पियर और R बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? R बराबर होता है V/I। V का मान क्या है? 8.28। I का मान क्या है? 4.14 इंटू 10 की घात -3। अब ये 10 की घात -3 ऊपर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 8.28 इंटू 10 की घात 3 बट्टा 4.14। इसका भाग इसमें लगाएंगे तो दो बार जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 की घात 3 ओम, और 10 की घात 3 को हम किलो ओम कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2
किलो ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 किलो ओम। किस में है बी ऑप्शन में देखो 2 किलो ओम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2 किलो ओम। तो प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम होगा। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक आयरन में कॉइल से बेस प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस रूप स्थानांतरण मुख्य रूप से किस प्रकार होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक आयरन है यानी फ्रेश है, इसकी जो कॉइल है यानी जो फ्रेश है, इसका जो हीटिंग एलिमेंट है, मान लो इस प्रकार से जो हीटिंग एलिमेंट है, जो हीटिंग एलिमेंट या कॉइल है से जो बेस, इसके नीचे जो बेस प्लेट होती है, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यानी हीटिंग एलिमेंट गर्म होकर इसके बेस को गर्म करता है। तो ये जो ऊष्मा का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना है, ये किस रूप में होता है। तो ये हो गया ठोस पदार्थ, और ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है, द्रव्य में संवहन द्वारा होता है। तो ये ठोस पदार्थ है तो क्या हो जाएगा चालन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा चालन के द्वारा। तो राइट आंसर हो गया ए चालन। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर के, शेष प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।